नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कुछ राजनीतिक दल अरावली पर्वतमाला पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने दोहराया, सरकार अरावली के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से अब तक के सबसे भारी उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो की सराहना की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी में राज्य केवल कार्यान्वयन एजेंसियां नहीं बल्कि विकास में भागीदार हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन किया। घने कोहरे के कारण दिल्ली में कई हवाई और रेल सेवाएं बाधित, लगभग 16 उड़ानें रद्द और दिल्ली आने वाली 50 से अधिक रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा आज शाम ओडिशा के बारगढ़ से शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इससे समाज में आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस, अरावली पहाड़ियों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री यादव ने लोगों से विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार के झांसे में न आने का आग्रह किया। कांग्रेस तो झूठ और भ्रम इसमें फैलाने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता तो ये है कि अरावली में जो लगभग मुझे जानकारी जो दी है कि 1100-1200 माइंस में राजस्थान में 700 तो अशोक गहलोत के ही समय में दी गई है। ऐसे भ्रामक आंकड़ों में जनता नहीं आ रही है, उनका झूठ लगातार फेल हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में ओपन है। तो अनावश्यक एक न्यायालय के निर्णय को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, जो उचित नहीं है। श्री यादव ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने का है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, अच्छा, इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो, अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया। उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल पहल के बारे में भी चर्चा की, जिसके अंतर्गत अरावली क्षेत्र की बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। जो डिग्रेडेड अरावली का जो एरिया है, जो किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको वापस से हरा किया जाए और इसके लिए हमने 40,000 डिग्रेडेड लैंड को ग्रीन करने का इस साल इनिशिएटिव उठाया था। तो इस इकोलॉजी सिस्टम के लिए ही ग्रीन अरावली वॉल प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करती हैं। हमने हर जिले में नगर वन योजना के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। कैंपाक में भी हमने राशि का वितरण किया और उसके साथ ग्रीन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम चलता है, उसमें भी हमने इसमें राशि का वितरित किया। श्री यादव से ये बातचीत आज शाम 7:10 पर हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में के अंतर्गत आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3M6 के जरिए अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समयानुसार सुबह 8:55 पर किया गया। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष यान से अलग हो गया और सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। 5, 4, 3, 2, 1
0। पेलोड AST स्पेस मोबाइल का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 था। ये 6.5 टन का एक विशाल संचार उपग्रह है। LVM-3 अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह भी है। इसे भारत से पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया गया। ये भरोसेमंद LVM-3 हैवी लिफ्ट यान की 6वीं परिचालन उड़ान है, जो इससे पहले चंद्रयान 3 और OneWeb उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण कर चुका है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड को सीधे बिना किसी बदलाव के स्मार्टफोन तक पहुंचाना है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये प्रक्षेपण नवंबर 2025 में हुए LVM-3M5 मिशन के बाद हुआ है, जिसने नौसेना के लिए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की सराहना की और इसे भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह बताया। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए वाणिज्यिक समझौते के तहत शुरू किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की प्रक्षेपण क्षमता मजबूत हुई है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को बल मिला है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारत की अंतरिक्ष क्षमता को व्यावसायिक सफलता में बदलने में देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी-राम जी के तहत केंद्र सरकार का योगदान मनरेगा के 86,000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यों को केवल कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नहीं बल्कि विकास में भागीदार के रूप में माना जाता है, जिन्हें वैधानिक ढांचे के भीतर अपनी योजनाओं को अधिसूचित और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। एक रिपोर्ट। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत केवल 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि बजट आवंटन भी 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर लगभग 57% हो गई है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में हफ्तों की बातचीत के बाद शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज बृहन्मुंबई नगर निगम BMC और नासिक सहित अन्य नगर निगम चुनावों के लिए औपचारिक गठबंधन की घोषणा की। ये घोषणा चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। सीटों के बंटवारे का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन राज ठाकरे ने कहा है कि उम्मीदवारों को सीधे नामांकन पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुंबई और पुणे सहित 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और मतगणना अगले महीने की 16 तारीख को होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम पंचकुला में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन तथा निरीक्षण करेंगे। श्री शाह अटल पार्क में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही वे अटल जी के जीवन और विचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।
रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। बैंक ने आगामी दिनों में खुले बाजार परिचालन और विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। घने कोहरे के कारण इधर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज कई उड़ान और रेल सेवाएं बाधित रहीं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। भारतीय रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने बताया कि दिल्ली आने वाली 50 से अधिक रेलगाड़ियां 6 घंटे तक देरी से चली। इस बीच जम्मू रेल डिवीजन चुनिंदा रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाएगा। ये सुविधा जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस और नई दिल्ली तथा कटरा के बीच चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस में लागू होंगी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और पंजाब में घने कोहरे की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर भारत में 28 दिसंबर तक घने कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 1 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज किया गया। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण और कंस की कथा को प्रदर्शित करने वाली 11 दिवसीय धनु यात्रा आज शाम ओडिशा के बारगढ़ में शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस उत्सव के लिए ओडिशा में देश विदेशों से आगंतुक आए हैं। ये 11 दिन का कल्चरल फेस्टिवल पश्चिमी उड़ीसा के बरगढ़ शहर को एक जीवंत मंच में बदल देता है, जिसमें पौराणिक कथाओं, परंपरा और लाइव परफॉर्मेंस का मेल होता है। यात्रा के दौरान महाराज कंस का हंसी पूरे बरगढ़ में गूंजती है, जो प्रतीकात्मक रूप से इसे प्राचीन मथुरा शहर में बदल देती है। ये फेस्टिवल कलाकारों और दर्शकों के बीच की सीमा को अनोखे तरीके से खत्म कर देता है। उड़ीसा और देश के अन्य हिस्सों से हजारों दर्शक इस शानदार नजारों को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बारगढ़ की धनु यात्रा के पावन अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस उत्सव की भारत तथा विदेशों में भव्य ओपन एयर थिएटर की अतुलनीय परंपरा के कारण एक अद्भुत पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ का दौरा करेंगे। श्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 28 वर्षीय ऑफ स्पिनर ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 20 रन देकर 1 विकेट लिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कुछ राजनीतिक दल अरावली पर्वतमाला पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने दोहराया, सरकार अरावली के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से अब तक के सबसे भारी उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो की सराहना की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी में राज्य केवल कार्यान्वयन एजेंसियां नहीं बल्कि विकास में भागीदार हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन किया। घने कोहरे के कारण दिल्ली में कई हवाई और रेल सेवाएं बाधित। और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।